अस्सलाम वालेकुम क्लास। रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी के अंदर हम लोग बेसिकली कॉस्मोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कल श्वार्ज़्चिल्ड मैट्रिक को पढ़ा था। हमने उसके अंदर लाइन एलिमेंट को डिफ़ाइन किया था और हमने उसकी कुछ बेसिक्स फॉर्म पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे इस टेंसर की, और मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हम देखेंगे कि आपके पास रेडियल पार्ट में आर को चेंज करने से क्या फ़र्क आता है, और फिर हम ब्लैक होल्स जो आपके पास आज का मेजर टॉपिक है उसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म क्या है श्वार्ज़्चिल्ड मैट्रिक की। तो श्वार्ज़्चिल्ड मैट्रिक के कोऑर्डिनेट्स थे टी आर थीटा फाई, टी टाइम पार्ट आर रेडियल पार्ट, थीटा पोलर एंगल, और ये जो फाई है आपके पास ये अज़ीमुथल एंगल था। तो इसके अंदर इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक टेंसर इसका क्या बनता है, जी म्यू न्यू। तो ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आती है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स के जिसके अंदर आपको पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो ये हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिखी हुई है श्वार्ज़्चिल्ड मैट्रिक की। इसके अंदर आपके पास ये वाला है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये जी ज़ीरो ज़ीरो होगा, और ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट। बाकी तो आपको पता है कि जी ज़ीरो ज़ीरो फर्स्ट रो के अंदर, फिर आगे 0 1 0 2 0 3 इस तरह वेरी करते हैं। तो हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को चेक करेंगे। आपके पास फर्स्ट वाला जी ज़ीरो ज़ीरो, ये जी 1 1, ये जी 2 2 और ये जी 3 3। अब इसके अंदर आपके पास जो फर्स्ट है जी 0 0, ये आपके पास अब देखें क्योंकि ये श्वार्ज़्चिल्ड मैट्रिक को डिफाइन कर रहा है ये पूरा मैट्रिक्स जी म्यू न्यू। तो इसके अंदर आपके पास टी आर थीटा फाई बेसिकली ये हर एक डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इसके करेस्पॉन्डिंग है, यानी आपके पास फर्स्ट एलिमेंट टी को डिनोट कर रहा है डायगोनल एलिमेंट, इसी तरह सेकंड डायगोनल एलिमेंट रेडियल पार्ट आर को डिनोट कर रहा है, और इसी तरह थर्ड डायगोनल एलिमेंट थीटा को, पोलर एंगल को, और आपके पास जो फोर्थ डायगोनल एलिमेंट है ये अज़ीमुथल एंगल फाई को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे अब हमने बेसिकली चेक क्या करना है कि आपके पास रेडियल पार्ट में क्या फ़र्क आ रहा है जब आप आर को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास ये फर्स्ट एलिमेंट था -1 इंटू, यानी माइनस होल बाहर है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास 1 - 2 GM/c² इंटू आर है, और आपको पता है कि ये जो GM/c² आर है ये बेसिकली आपके पास लैम्डा होता है। और इसी तरह ये सेकंड फॉर्म के अंदर आपके पास जो रेडियल पार्ट है इसके अंदर ये फुल ब्रैकेट की होल पावर -1 है। तो बेसिकली हमने रेडियल पार्ट को चेक करना है, तो उसको आगे देखेंगे। और थर्ड आपके पास है r² और आगे है r² sin² थीटा। तो अब हम देखते हैं कि आपके पास रेडियल पार्ट के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है जब r की वैल्यूज़ आप चेंज कर रहे हैं। अगर सबसे पहले आप r को इन्फिनिटी ले लें तो आपको पता है कि r को इन्फिनिटी लेने का मतलब है आपके पास, क्योंकि ये जो रेडियल पार्ट था G11 वो इक्वल था 1 - 2 GM/c² इंटू आर। अब r डिनोमिनेटर के अंदर है, इन्फिनिटी पुट होगा तो 1/इन्फिनिटी यानी समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी आंसर देता है 0, तो ये आंसर 0। अब ये जब आंसर 0 है और इसको 1 में से जब माइनस करेंगे तो 1 - 0 1 ही रहेगा, और 1 की पावर है -1, और 1 की पावर -1 भी 1 ही होती है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, आर को 0 को अप्रोच कराना है। जैसे अब पहले आपने इन्फिनिटी लिया था, अब आप आर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और अब आपने 0 कर दी, तो 0 पुट करने का मतलब है आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ गया इस टर्म के अंदर। अब इस टर्म के अंदर अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो समथिंग डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अब आपके पास क्या आएगा, ये चीज़ इन्फिनिटी यहाँ पे आई। अब इन्फिनिटी में से 1 में से इन्फिनाइट चीज़ माइनस होगी तो फिर भी इन्फिनिटी देगी। अब ये जो इन्फिनिटी है ये माइनस इन्फिनिटी, इसकी पावर भी आगे से है -1। तो -1 पावर का मतलब है कि इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी आंसर इज 0। तो इस तरह आपके पास ये टर्म 0 बन जाएगी। अब थर्ड केस हम क्या ले रहे हैं कि जब आपके पास r अप्रोच कर जाए 2GM/c² के, और आपके पास यही जो डिस्टेंस होता है हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि यही डिस्टेंस जो है ये आपके पास कहलाता है श्वार्ज़्चिल्ड रेडियस, RS से इसको डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली जब r जो है वो इक्वल हो जाए श्वार्ज़्चिल्ड रेडियस के, तो तब क्या होगा, अब r की जगह अब आपने RS पुट करना है, और RS बेसिकली वैल्यू आपके पास है 2GM/c²। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे जब, तो आपके पास क्या बनेगा कि r की जगह यही वैल्यू पुट होगी। तो ये आपको पता है कि r बेसिकली ये यही वैल्यू है जो आपके पास असल में इस फंक्शन के अंदर आ रही है 1 माइनस की फॉर्म में, ये वाली पूरी वैल्यू। तो जब 1 माइनस जो ऊपर नीचे सेम वैल्यूज होंगी तो आपस में कैंसिल होके आंसर बना देंगी 1। जब आंसर 1 बनाएंगी तो 1 - 1 आंसर 0, 0 की पावर -1 का मतलब है कि आप जो है वो 0 को, यानी आपने उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव तो ना ही बोलें क्योंकि आपके पास 0 की पावर -1 है, जो यानी होल पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है आपके पास श्वार्ज़्चिल्ड रेडियस पे आपके पास जो ये मैट्रिक्स एलिमेंट है, रेडियल पार्ट है मैट्रिक्स का, वो क्या दे रहा है, इन्फिनिटी।
तो यही बेसिकली आपके पास जो है वो कंडीशन कहलाती है किसकी, इवेंट होराइजन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि आपके पास ये लिखा है कि जब आपके पास G11 अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो आपके पास ये जो मैट्रिक होगी ये सिंगुलर बन जाएगी। अब सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो क्या डिनोट करती है, आपको थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली आप जैसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि सिंगुलरिटी जब आ जाती है किसी भी फंक्शन के अंदर, तो बेसिकली वो फंक्शन जो है वो किसी एक ख़ास पॉइंट पे सिंगुलरिटी आई है, तो उस पॉइंट पे आप उसको वेल डिफाइन नहीं कर सकते फंक्शन को। तो मतलब ये समझ लें कि जैसे इन्फिनाइट हो गया फंक्शन, तो आप फंक्शन को यानी फंक्शन वेल बिहेव नहीं कर रहा, तो फंक्शन को आप सही से डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली सिंगुलरिटी आती है। और आप देखेंगे कि ये अब क्यों कह रहे हैं कि वेल डिफाइन नहीं कर रहा, ये ब्लैक होल के अंदर यही जो कंडीशन है ये यूज़ होनी है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि स्फेरिकल सरफेस फॉर्म्स एट r=2gm/c²। और बेसिकली ये जैसे बताया था कि ये आपके पास ये जो 2 के साथ पूरी टर्म ये लैम्डा होती है, तो ये पूरी टर्म क्या बनी 2 टाइम्स लैम्डा, तो ये आपके पास कहलाता है इवेंट होराइजन ऑफ दी ब्लैक होल। तो ये बेसिकली आपके पास एक ब्लैक होल बनता है और ये जो आपके पास बाउंड्री है ये कहलाती है इवेंट होराइजन। तो यहाँ पे सिंगुलरिटी आई है और ये कंडीशन याद रखनी है कि तब आई है कि जब आपके पास जो आर था इक्वल था श्वार्ज़शील्ड मैट्रिक रेडियस के, और इसी को आप लिखते हैं कि ये इक्वल होता है 2 टाइम्स लैम्डा। तो ये कंडीशन हमने आज यही ब्लैक होल की कंडीशन चेक करनी है। और ब्लैक होल होता क्या है तो ये भी डिफाइन करते हैं। अब ब्लैक होल की डेफिनेशन है सबसे पहले, अ ब्लैक होल इज अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर द ग्रेविटेशनल पुल इज सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप फ्रॉम इट। अब क्या है कि आपके पास ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है स्पेस के अंदर कि जहाँ पे आपके पास ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वहाँ से कोई चीज़ स्केप नहीं कर सकती। वो जो भी चीज़ वहाँ पे होती है वो वहीं की वहीं रहती है, वो उस रीजन से बाहर नहीं निकल सकती, इवन के लाइट भी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। अब इसके ब्लैक होल फॉर्म कैसे होता है, यानी ओरिजिनेट कैसे होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें इससे डिफाइन करेंगी और आप उसको डिटेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये बेसिकली आज हम सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो अब बेसिक पैरामीटर्स जो कि डिफाइन करेंगे ब्लैक होल को, जो ब्लैक होल की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे, तो वो आपके पास 3 हैं, मैस, चार्ज और एंगुलर मोमेंटम। मैस बेसिकली आपके पास क्या है कि ब्लैक होल के अंदर जो मैटर है तो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ये आपके पास मैस उसकी प्रॉपर्टी है। सेम चार्ज के उस ब्लैक होल पे चार्ज है या नहीं है, कितना चार्ज है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम के वो जो आपके पास ब्लैक होल के अंदर मटेरियल है उसमें कितनी रोटेशन आ रही है, एंगुलर स्पिन वगैरह, तो ये सारी चीज़ जो है वो इसके पैरामीटर्स को डिफाइन करती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। अब आगे चलते हैं, आपके पास हम कह रहे थे कि सिंगुलरिटी आ जाती है। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि सिंगुलरिटी है क्या। तो आपके पास क्या होता है कि द सेंटर ऑफ ब्लैक होल इज कॉल्ड दी सिंगुलरिटी। आपके पास जो ब्लैक होल का सेंटर वाला रीजन है इसको क्या कहते हैं, सिंगुलरिटी। एट द सेंटर ऑफ ब्लैक होल द फॉलोइंग अकर्स, क्या क्या होता है ये सेंटर पे, ग्रेविटी इज इन्फिनिटली स्ट्रांग। आपके पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जैसे कि हमने ब्लैक होल की डेफिनेशन के अंदर बताया कि आपके पास ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है कि कोई चीज़ स्केप ना कर सके। तो अब यहाँ पे जो बिल्कुल सेंटर वाला रीजन होगा ब्लैक होल के अंदर, वहाँ पे बिल्कुल इन्फिनिटी होगी ग्रेविटी, और जो मैटर होगा, मैटर इज क्रश्ड इनटू इन्फिनाइट डेंसिटी। अब इन्फिनिट डेंसिटी मैटर क्रश हो गया, इसका क्या मतलब है, ये समझ लें कि एक बिल्कुल मैटर जो है वो आपस में क्रश होके एक पॉइंट जितना, पॉइंट मैस की फॉर्म में वहाँ पे अपीयर होगा। इसी तरह आगे क्या है कि स्पेस टाइम कर्वेचर बिकम इन्फिनिट लीडिंग टू एक्सट्रीम कंडीशन वेयर द लॉज ऑफ फिजिक्स एज वी नो दैम ब्रेक डाउन। तो आपके पास क्या होता है कि स्पेस टाइम कर्वेचर भी इन्फिनिट बन जाता है सेंटर ऑफ ब्लैक होल पे। तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे फिजिक्स लॉज को जो है वो वैलिड नहीं मान सकते, वहाँ पे वो फिजिक्स के जो लॉज हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो वैलिड नहीं रहते। अब आपके पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। कितनी टाइप्स हैं आपके पास, तो 3 टाइप्स हैं ब्लैक होल्स की। सबसे पहले है स्टैटिक, फिर है चार्ज और फिर है रोटेटिंग ब्लैक होल। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक ब्लैक होल क्या है। स्टैटिक ब्लैक होल बेसिकली ऐसा ब्लैक होल है कि जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, और इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, श्वार्ज़शील्ड सॉल्यूशन से। अब आपके पास जो सेकंड वाला है वो चार्ज, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है चार्ज ब्लैक होल, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, थ्रू रेजनर नोस्ट्रम सॉल्यूशन। तो बेसिकली फर्स्ट को श्वार्ज़शील्ड सॉल्यूशन से, और जो सेकंड वाला है चार्ज वाला, इसको हम डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं
रेजनर नॉर्स्ट्रम सोल्यूशन से। अब आगे आपके पास आ रहा है रोटेटिंग ब्लैक होल। अब जो रोटेटिंग ब्लैक होल होगा, नाम से जैसे नजर आ रहा है कि रोटेटिंग यानी इसके अंदर कोई रोटेशन होगी, यानी एंगुलर मोमेंटम होगा, तो इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है और इसको सोल्यूशन इसका जो एक्सप्लेन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, वो कैर सोल्यूशन के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट इवेंट होराइजन पे। तो इवेंट होराइजन को जैसे हमने चार्ल्स स्टिल मैट्रिक के अंदर डिफाइन भी किया कि ये आपके पास बेसिकली ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री होती है। तो जो बाउंड्री है ब्लैक होल की, इसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। अब ये क्या होती है, ये इट मार्क्स द पॉइंट बियॉन्ड विच नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। तो जैसे ब्लैक होल की डेफिनेशन बताई थी, तो बेसिकली क्योंकि ये ब्लैक होल को कवर किए हुए है, उसकी बाउंड्री बनाए हुए है, तो क्या होगा कि इससे बाहर आपके पास कोई चीज़ भी स्केप नहीं कर सकती, बाहर नहीं निकल सकती। आगे आपके पास क्या है कि फॉर एच वाज स्टिल ब्लैक होल दिस बाउंड्री इज स्फेरिकल। अगर अब क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी ब्लैक होल की, तो अगर आपके पास अगर ये चार्ल्स स्टिल ब्लैक होल है, तो जैसे कि फर्स्ट टाइप थी स्टैटिक वाली, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो बाउंड्री बनेगी इवेंट होराइजन की, ये स्फेरिकल होगी। लेकिन अगर आपके पास रोटेटिंग ब्लैक होल हो, जो कि हमने थर्ड टाइप पढ़ी, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो आपके पास द इवेंट होराइजन एंड द स्टैटिक लिमिट फॉर्म एंड एर्गोस्फीयर। तो आपके पास क्या होता है कि इवेंट होराइजन और जो आपके पास स्टैटिक लिमिट है, स्टैटिक लिमिट आगे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ, आपके पास एक ऐसी फॉर्म बना देती है कि वो यानी इन दो बाउंड्रीज इवेंट होराइजन और स्टैटिक लिमिट के दरमियान जो स्पेस होती है, इसको बोलते हैं एर्गोस्फीयर, जिसके वेयर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट रिमेन इन प्लेस, कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं रह सकता अपने प्लेस पे। अब आपके पास फॉर्मेशन पे आ जाएं कि आपके पास ब्लैक होल की फॉर्मेशन, बल्कि आपको पहले मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि वो कैसे आपके पास होता है। अब जैसे देखें यहाँ पे डायग्राम में जो दोनों ये डायग्राम्स हैं, ये रोटेटिंग ब्लैक होल यानी थर्ड टाइप ऑफ ब्लैक होल के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पे एक उसका व्यू जो है वो इक्वेटोरियल है, यानी आपके पास इक्वेटर के लिहाज से, और एक जो है वो मेरिडियोनल सेक्शन के लिहाज से है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है कि क्योंकि रोटेटिंग के अंदर आपके पास बाउंड्री हमने बताया एक इवेंट होराइजन की है और एक आपके पास स्टैटिक लिमिट की है। तो यहाँ पे बाहर वाली जो बाउंड्री है वो स्टैटिक लिमिट की है और जो अंदर वाली है होराइजन की, इवेंट होराइजन की। तो यहाँ पे जो दरमियान वाला ये रीजन है जिसमें एरोस लगे हुए हैं, ये आपको एर्गोस्फीयर डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपने ये याद रखना है कि स्टैटिक लिमिट बेसिकली आपके पास बाउंड्री होराइजन वाला जो रीजन है इवेंट होराइजन, इसको जिसने सराउंड किया हुआ है, जिस सरफेस ने, उसको बोलते हैं स्टैटिक लिमिट। तो अब यहाँ पे जो अगर हम मेरिडियोनल देखें व्यू, तो इसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास इवेंट होराइजन होगा, ये तो स्फेरिकल फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो स्टैटिक लिमिट होगी वो वो आपके पास स्फेरिकल फॉर्म में नहीं होगी बल्कि फैटेंड होगी। तो ये आगे डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे आपके पास एंगुलर मोशन के लिहाज से बताया गया है, ये एंगुलर रोटेशन इस एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास हो रही होगी, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। तो इसके थ्रू आपको यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे ये जो आपके पास स्टैटिक लिमिट है, यानी ये जो आपके पास बाउंड्री है जिसने कवर किया हुआ है इवेंट होराइजन को, ये आपके पास स्फेरिकल नहीं है। तो अब देखते हैं कि आपके पास फॉर्मेशन कैसे होती है ब्लैक होल की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स आपके पास बेसिकली क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जिसमें आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं अपने वेट की वजह से, तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो आपके पास जो ब्लैक होल की फॉर्मेशन है, इसके अंदर आपके पास फर्स्ट फैक्टर जो आ गया वो आ गया ग्रेविटेशनल कोलैप्स का। ब्लैक होल फॉर्म फ्रॉम द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार्स। तो बेसिकली मैसिव स्टार्स जो होते हैं उनकी ग्रेविटेशनल कोलैप्स से आपके पास ये जो है वो बनते हैं। तो अब दो और भी मेन प्रोसेसेस हैं इसके अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशन। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन को देखते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर आपके पास क्या है कि आपको पता है कि फ्यूजन क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली आपके पास जो स्टार्स हैं उनके अंदर आपके पास जैसे लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जैसे हाइड्रोजन है, तो वो क्या करता है, फ्यूज़ हो जाता है हैवियर न्यूक्लियाई के अंदर, जिसकी वजह से आपके पास ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हाइड्रोजन आउटवर्ड आएगी फ्रॉम द स्टार सेंटर, और यही जो है वो फ्यूज़ होगी हैवी न्यूक्लियर के अंदर। तो अब ग्रेविटेशन क्या करेगी, अब बेसिकली ये जो दो प्रोसेसेस हैं ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हम यूँ नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस जो है वो डायरेक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं ब्लैक होल की, बल्कि यहाँ पे इनडायरेक्ट जो है वो इनके थ्रू इन दो प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे अब ग्रेविटेशन के अंदर क्या है, पुल्स हाइड्रोजन बैक टूवर्ड्स द सेंटर
व्हेन द स्टार्स न्यूक्लियर फ्यूल इज एग्जॉस्टेड। तो ये इसको पुल बैक करेगी हाइड्रोजन को, जो कि आपके पास फ्यूजन के वजह से जो है वो एग्जॉस्ट हुआ था बाहर की तरफ। तो अब क्या होगा, ग्रेविटी डोमिनेट्स काजिंग द स्टार टू कोलैप्स इनवर्ड। तो जब न्यूक्लियर फ्यूल जो होगा स्टार का, वो जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तब आपके पास ग्रेविटी डोमिनेट करेगी और स्टार के अंदर स्टार को कोलैप्स करवा देगी इनवर्ट की तरफ। तो इस तरह आपके पास क्या होगा कि इस कोलैप्स की वजह से अगर ये इसको कंट्रोल ना किया जाएगा तो ये जो है वो ब्लैक होल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब कंडीशन क्या है फॉर्मेशन की ब्लैक होल की, तो अब इसमें जो है स्पेसिफिक मैसेज वगैरह मोलर मैसेज की फॉर्म में इसको बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ रिक्वायरमेंट्स में, लेस देन 1.4 सोलर मैसेज द स्टार बिकम्स अ वाइट ड्वार्फ। तो आपके पास जब अगर आपके पास मैथ सोलर मैथ 1.4 से कम होगा तो क्या होगा, यानी यहाँ पे आपके पास जो सन का सोलर मैस मतलब है सन के मैस के लिहाज से, तो 1.4 टाइम्स सोलर सन मैस से अगर लेस होगा मैस, तो आपके पास जो स्टार है वो पहले जो है वो बिहेव करेगा, क्या बन जाएगा, वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। और अगर आपके पास मैस जो है वो 1.4 से 3 टाइम्स सोलर मैस हो जाए तो क्या होगा, स्टार बिकम अ न्यूट्रॉन स्टार। अब ये ब्लैक होल की फॉर्म में कैसे बनेगा, जब आपके पास जो सोलर मैस है यानी सन के लिहाज से मैस जो है सन के मैस से 3 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगा, मोर देन 3 टाइम्स, तो तब आपके पास जो है वो स्टार क्या बन जाएगा, ब्लैक होल। तो ये आपने मैसेज की रेंज याद रखनी है। लेकिन आपके पास एक फॉर्म ऐसी भी है ब्लैक होल की जो कि क्रिएट हो सकती है एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ कंपैरिजन करके। तो उस सूरत में आपको सन के साथ उस सूरत में ऐसे जो टाइप्स होती हैं ब्लैक होल की, उनके लिए मैस जो है वो सन से लेस भी हो सकता है। यानी बाकी तो आपने देखा कि सन से 3 टाइम्स ज़्यादा मैस होगा तभी आपके पास जो है वो स्टार बनेगा ब्लैक होल। लेकिन ये एक आपके पास ख़ास टाइप होती है जिसके अंदर सन से लेस मैस की में भी आपके पास जो है वो ब्लैक होल बन जाता है। तो अब डिटेक्ट कैसे होगा आपके पास ब्लैक होल, तो इसके आपके पास डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। पहले चलते हैं ग्रेविटी लेंसिंग में। तो ग्रेविटी लेंसिंग बेसिकली आपके पास क्या है कि लेंस के थ्रू आप कैसे जो है वो ब्लैक होल को डिफाइन करेंगे। अ ब्लैक होल एक्ट एज ए लेंस। अब ये क्या होगा, लेंस हम क्यों कह रहे हैं ग्रेविटी लेंसिंग के लेंस के थ्रू, कि आपके पास ब्लैक होल खुद ही एक लेंस के तौर पे काम करेगा, बेंडिंग द लाइट फ्रॉम स्टार्स बिहाइंड इट। तो ये जो लाइट होगी उसको क्या कर देगा, स्टार से आने वाली लाइट को बेंड करेगा। दिस बेंडिंग फोकस इज द लाइट टुवर्ड्स अर्थ। जब अर्थ की तरफ ये फोकस होगी, रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ ब्लैक होल, तो इससे ब्लैक होल की प्रेजेंस जो है वो रिवील हो जाएगी। तो इस तरह बेसिकली ये ग्रेविटी लेंसिंग इसको कहा गया है कि ये ब्लैक होल खुद जो है वो एक लेंस के तौर पर एक्ट करेगा। और ये याद रखना है कि ये कब होगा, कि जब लेंस ये जो आपके पास ब्लैक होल होगा ये पास कर रहा होगा अर्थ और स्टार में से के दरमियान में से, तभी ये क्या करेगा कि स्टार में से आने वाली लाइट को अर्थ की तरफ बेंड करेगा। तो अब आगे आपके पास क्या है, बाय मैस मेजरमेंट, बाय मेजरिंग द मैस इन ए रीजन ऑफ स्पेस। तो अब आपके पास क्या होगा कि मैस मेजरमेंट के अंदर आप मेजर करें। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि जो आपके पास यहाँ पे इन्फिनाइट मैस जो है वो बिल्कुल कोलैप्स करके एक पॉइंट मैस की फॉर्म में आ जाता है, और उस पॉइंट पे यानी हम ये कहते हैं कि थोड़े से रीजन के अंदर बहुत सारा मैस जो है वो ऑक्यूपाई हो गया है। तो आप अगर देखेंगे कि आपके पास किसी स्मॉल रीजन के अंदर बहुत सारा मैस है, तो तब आपके पास क्या होगा कि वो क्या डिनोट करेगा, किसी भी एक ब्लैक जो है वो होल को। अब नेक्स्ट आपके पास आ गया एक्सरे इमिशंस। एक्सरे इमिशंस के अंदर क्या है कि आपके पास क्योंकि जो ब्लैक होल है ये रीजन ऐसे होता है कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो 8 गेट की जो रीजन होते हैं वहाँ से ये डस्ट पार्टिकल्स को 8 गेट के जो आपके पास दूसरे स्टार्स होंगे नियर बाय स्टार्स, उनसे डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने के बाद उनको हीटअप कर देता है। तो हीटअप होते हैं चीज़ जो, तो उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सरेज इमिट होती हैं। तो ये वजह है कि यहाँ पे एक्सरे इमिट होंगी, और जो एक्सरे इमिट होंगी उनको डिटेक्ट किया जा सकता है टेलीस्कोप के थ्रू अर्थ से। तो जब अर्थ से आप टेलीस्कोप के थ्रू एक्सरेज को डिटेक्ट कर लें तो इससे पता चलेगा कि वहाँ पे उस रीजन के अंदर आपके पास ब्लैक होल एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पे एक नोट के अंदर एक चीज़ लिख दी है जिसको आपने याद रखना है कि सारे स्टार्स आपके पास ब्लैक होल नहीं बनाते, क्योंकि आपके पास आपने जैसे फॉर्म्स पढ़ी मैसेज के लिहाज से, तो कुछ स्टार्स जो हैं वो न्यूट्रॉन स्टार्स की फॉर्म में, कुछ वाइट ड्वार्फ स्टार की फॉर्म में जो है वो एंड अप हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि उनकी इनिशियल मैसेज क्या थे, क्योंकि मैस की फॉर्म में ही हमने ब्लैक होल की देखी थी कि आपके पास कैसे फॉर्मेशन होती है मैस सन के लिहाज से कंपैरिजन करके। 1 पॉइंट आपने देखा कि 1 पॉइंट की फॉर्म 1.4 इस तरह, और फिर 3 टाइम्स सन ऑफ मैस ऑफ सन से ग्रेटर होगा तब बना था। तो इस लिहाज से आपके पास इनिशियल मैस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा स्टार
जो है वो ब्लैक होल बनेगा और कौन सा नहीं। आपका होम टास्क ये है कि आपने न्यूट्रॉन स्टार्स और वाइट ड्वार्फ्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ से नोट्स बना के बेशक 4-5 लाइंस के अंदर जो है वो आपने सेंड कर देना है।